Good morning, everyone. Welcome to Exact IAS. Here I am Twinkle Kotwani with you all discussing today's newspaper. Without get started. So हमारी आज की फर्स्ट न्यूज क्या कहती है? इट्स रिगार्डिंग इलेक्शंस. महाराष्ट्र झारखंड टू होल्ड पोल्स इन नवंबर. बेसिकली कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर, हरियाणा, इन सारे स्टेट्स में इलेक्शन हुए थे. आने वाले समय में हमें महाराष्ट्र और झारखंड में भी इलेक्शन देखने को मिलेंगे. सो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी यूपीएससी हमसे ये क्वेश्चंस नहीं पूछती कि किस समय पे किस स्टेट में इलेक्शंस हुए. हम इस टॉपिक को यूपीएससी से कनेक्ट करके देखें तो हमारे लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. डिस्कस करते हैं. इंडिया जो है वो डेमोक्रेसी प्रैक्टिस करता है. बेसिकली डेमोक्रेसी मतलब कि इलेक्शंस मतलब कि जो भी गवर्नमेंट होगी बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, इन्हीं के लिए बनेगी. सो यहाँ पर पीपल का पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है और लोगों के पार्टिसिपेशन को इंश्योर करने के लिए इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं. हमने जब से इंडिपेंडेंस हमें मिली है बेसिकली 1947 से, तब से 1951 में जब फर्स्ट जनरल इलेक्शन कंडक्ट करवाने थे तब हमने 1950 में पहली बार इलेक्शन कमीशन बनाया था. इलेक्शन का फ्री, फेयर और ओपन करवाने के लिए, अच्छे से कंडक्ट करवाने के लिए हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया है. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है. पहला इलेक्शन कमीशन 1950 में बनाया गया था, 25 जनवरी 1950 में. उस समय तब के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सेन. उसके बाद समय समय पर नए नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनते रहे जिन्होंने अलग अलग रिफॉर्म सजेस्ट किए और उसी हिसाब से रिफॉर्म्स के बेसिस पे आज भी इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है जहां पर फ्री और फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं. सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ा अचीवमेंट माना जाता है वो ये है कि इंडिया जब आजाद हुआ था 1947 के टाइम पीरियड पे, उस टाइम पे मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इलिटरेट थी. लोगों के बीच में इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी, बट स्टिल उस टाइम पर भी हम ऐसी पहली कंट्री है जिसने यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज इंट्रोड्यूस किया स्टार्टिंग से ही. मतलब कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखा, न कास्ट, न पैसा, न लैंग्वेज, न सेक्स, न जेंडर, किसी भी चीज पर हमने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखा. हमारा सीधा सा फंडा ये था, अगर कोई पर्सन 21 साल से ऊपर का है तो वो इलेक्शन में पार्ट लेगा, वो गवर्नमेंट बनाने में मदद करेगा. पहला अचीवमेंट. उसके बाद बात की जाए रिफॉर्म्स की, तो पहला रिफॉर्म लाया गया कि सबसे पहले चूंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन इंश्योर करना है, तो हमने आजादी के टाइम पर 21 ईयर एज लिमिट रखी थी कि इंडिया का सिटीजन जो भी 21 साल से बड़ा होगा वो वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है. उसे हमने कम करके 18 साल कर दिया. ये चीज की गई थी 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 के द्वारा. उस टाइम पर चूंकि इलेक्शन कमीशन के ऊपर वर्कलोड बढ़ गया, आपको पूरे इलेक्टोरल रोल्स को फिर से अपडेट करना पड़ेगा, इतनी सारी पॉपुलेशन को उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, इसलिए उस टाइम पर जो ये सिंगल कमीशन बॉडी थी इसे बढ़ाकर मल्टीपल बॉडी बना दिया गया. फिर इसे फिर से रिड्यूस कर दिया गया था जैसे ये काम कंप्लीट हो गया. बट 1993 में फिर से एक्ट लाया गया और इसे मल्टीपल बॉडी ही बनाया गया फाइनली. आज की डेट में 3 मेंबर्ड बॉडी है. उसके बाद बात करें अगले रिफॉर्म की, तो वो है इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स. बेसिकली पहले क्या होता था, प्रॉपर एक बैलेट बॉक्स रहता था, पेपर का एक बैलेट पेपर दिया जाता था लोगों को, उसमें एक साइड सिंबल्स बने रहते थे और दूसरे साइड पार्टीज के नेम लिखे रहते थे और उनके पार्टिसिपेंट्स के. जिस भी पर्सन को आपको वोट देना रहता है उस पर टिक मार्क या थंब से उस पर सील लगा के पेपर को फोल्ड करके प्राइवेटली उसे वो अपने वोट को कास्ट कर दिया जाता था. फिर उसके बाद 1989 में चेंजेस लाए गए. इस जो फिजिकली हम पेपर सिस्टम के थ्रू प्राइवेसी मेंटेन रखते थे उसे चेंज करके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स लाई गई. सबसे पहले 1998 में प्रोजेक्ट बेसिस पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली, इन 3 स्टेट्स में इंट्रोड्यूस किया गया था.
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। उसके बाद धीरे धीरे जनरल इलेक्शंस में लाया गया, गोवा में लाया गया, फिर ऑल ओवर इंडिया। आज की डेट में इंडिया में सारे कंडक्ट करवाए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम एक मेजर रिफॉर्म दैट इज नोन एज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। बेसिकली होता क्या है, जब इलेक्शंस होने वाले रहते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज को डायरेक्शन दिए जाते हैं कि आप कौन से एक्शंस ले सकते हो, कौन से एक्शंस नहीं ले सकते हो। इस चीज की शुरुआत 1960 में केरल से हुई थी। केरला ने सबसे पहले डायरेक्शंस लागू किए थे डूज एंड डोंट डूज के नाम से। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उसे कोडिफाई किया और 1979 में प्रॉपर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लॉन्च करने लगे। एक और रिफॉर्म की बात करें तो पहले जो हमारे वोटर आईडी कार्ड्स आते थे उसमें हमारी फोटो नहीं लगी रहती थी, जिसके वजह से डबल वोटिंग कह लो या एक तरह से फेयर इलेक्शंस नहीं कंडक्ट हो पाते थे। उसके बाद 1993 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक नया रिफॉर्म सजेस्ट किया कि अब जो वोटिंग कार्ड्स बनाए जाएंगे वो फोटो पर्सन की आइडेंटिटी में उसकी फोटो भी लगी रहनी चाहिए, ताकि फ्रॉड का या इलेक्शंस को फ्री कंडक्ट करवाया जा सके। उसके बाद होता क्या था पहले कि हमें अगर हमारी एज 18 से अब हो गई है और हम अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहते हैं वोटिंग इलेक्टोरल रोल में, तो हमें फिजिकली ऑफिसेस में विजिट करना पड़ता था, रजिस्ट्रार की हेल्प लेनी पड़ती थी, तब जाके हमारा नाम वोटिंग लिस्ट में आता था। बट उससे भी चेंज कर दिया गया 2013 में। चूंकि हम डिजिटलाइजेशन की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, सो ऑनलाइन एनरोलमेंट की तरफ बढ़ाए कि अब आप अगर 18 ईयर से अबव के हो तो आपको सर्टिफाई करना पड़ेगा कि मेरी एज इतनी बढ़ चुकी है, इतना मैं मतलब एक वेरीफाइड सिटीजन बन चुका हूँ, एडल्ट हो चुका हूँ, अब मेरा नाम वोटिंग रोल में आने लगे। द नेक्स्ट वन इज सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल सिस्टम, जिसे बोला जाता है वीवीपैट। हुआ क्या कि जब हमने इलेक्ट्रॉनिक मशीन को इंट्रोड्यूस किया तो जो पार्टीज थी, जो अपोजिशन पार्टी थी, वो इस चीज को बहुत मतलब ऐसा कहने लगी कि जो चीजें अगर इलेक्ट्रॉनिक हैं तो आप उसे इजीली कैप्चर कर सकते हो। जस्ट अ सेकेंड। सॉरी। होता क्या है कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक हमने वोटिंग मशीन इंक्लूड की तो उससे कैप्चर करना, वहां पर फ्रॉड करना ऐसा माना जाता है कि इजी है। इसलिए गवर्नमेंट ने और भी प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए वीवीपैट इंट्रोड्यूस किया। वीवीपैट में क्या होता है, जैसे ही कोई भी वोटर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देता है, बटन प्रेस करता है, तो उसमें एक स्लिप दिखती है, एक स्क्रीन लगी रहती है वोटिंग मशीन में छोटी सी। उस स्क्रीन में 15 सेकेंड्स के लिए वो स्लिप दिखती है कि आपने आखिर किसको वोट दिया है, और फिर वो स्लिप कट होके नीचे कलेक्ट होती जाती है। इससे क्या होगा कि अगर मान लो फ्यूचर में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने पोलिंग बूथ को कैप्चर किया था या फिर फ्रॉड हुआ है, तो वीवीपैट में जो स्लिप्स कटी है उन स्लिप्स को काउंट करके देखा जा सकता है या वैलिडिटी को, ट्रांसपेरेंसी को चेक किया जा सकता है कि आखिर सच में पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शन जीते या किसी तरह का फ्रॉड हुआ है। सबसे पहले वीवीपैट नागालैंड की कॉन्स्टिट्यूएंसी में इशू किया गया था, उसके बाद ऑल ओवर इंडिया इसे आज की डेट में यूज किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चेंज जो 2023 का चेंज है वो है अपॉइंटमेंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन। पहले ये प्रोविजन था कि इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प से। बट उसके बाद चूंकि अलग अलग कमिटीज, फॉर एग्जांपल दिनेश गोस्वामी कमेटी हो गई या लॉ कमीशन की रिपोर्ट हो गई, दोनों ने ये रिकमेंडेशन प्रोवाइड किया कि इलेक्शन कमिश्नर की जो जो अपॉइंटमेंट है उसे थोड़ा सा और ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, उसे थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव बनाया जाए। इसलिए प्रॉपर उसके बाद एक कमेटी बनाई जाने लगी जिसके अंतर्गत, जिसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन या फिर लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी। ये तीन लोग मिलकर एक कमेटी बनाते हैं और यही लोग सजेस्ट करते हैं प्रेसिडेंट को कि आने वाले समय में किसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। हमने एक छोटी सी न्यूज को किस तरह से यूपीएससी से कनेक्ट करके उसके पूरे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को समझा। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये सारी कमेटीज भी इंपॉर्टेंट है। ये कमेटीज कई बार पूछी जा सकती है कि इन कमेटी का फॉर्मेशन किस रिगार्डिंग किया गया था या इन्होंने क्या सजेशंस दिए हैं।
अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। ओमार ऑल सेट टू बी sworn इन एज जम्मू एंड कश्मीर चीफ मिनिस्टर टुडे। बेसिकली मैंने पहले भी बताया, जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस हुए थे, उसी रिगार्डिंग अब उमर अब्दुल्ला की जो है मेजॉरिटी साबित हुई है। आने वाले समय में वो चीफ मिनिस्टर की ओथ लेंगे। हम थोड़ा सा चीफ मिनिस्टर को समझ लेते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 164 में मेंशन किया गया है चीफ मिनिस्टर के बारे में। चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे हम बात करते हैं हेड की, किसी भी स्टेट में एक एग्जीक्यूटिव हेड है। इंडिया में ऐसा सिस्टम चलता है कि स्टेट्स में दो हेड्स बनाए गए। पहला एग्जीक्यूटिव हेड, सेकेंड वन इज नॉमिनल हेड। जो गवर्नर है, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, वो स्टेट का नॉमिनल हेड रहता है। लेकिन सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स रियलिटी में एग्जिस्ट करती है चीफ मिनिस्टर के साथ। चीफ मिनिस्टर अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मदद से अपनी पावर को एक्सरसाइज करता है। स्टेट को गवर्न करने में, पॉलिसीज बनाने में चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एक तरह से इंपॉर्टेंट रोल रहता है। चीफ मिनिस्टर को एक स्टेप आगे जाके समझे तो, अगर कोई भी पर्सन, ऐसा रहता है कि गवर्नर किसी भी पर्सन को एज अ चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है, बशर्ते कि वो 6 महीने के अंतर्गत अपना किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बन जाए। 6 मंथ के टाइम पीरियड के बाद उसकी जो चीफ मिनिस्टर की पोस्ट रहती है, उससे उसको हटा दिया जाता है अगर उसने अपनी कोई भी इलेक्शन में सीट को कॉन्फ़िगर नहीं किया। आगे बात की जाए पावर्स एंड फंक्शंस की, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में एक लिंक के जैसे काम करता है चीफ मिनिस्टर। ये मेंशन है आर्टिकल 167 के बीच में। सबसे बड़ी बात, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में सिंक एंड स्विम टुगेदर का कॉन्सेप्ट चलता है। मतलब कि दोनों कड़ियां एक साथ ही आगे बढ़नी चाहिए। अगर चीफ मिनिस्टर ने अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दिया है तो सारी की सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी गिर जाएंगे, मतलब कि पूरी सरकार ही गिर जाती है। मतलब कि जो भी एक्शंस लेना है उन्हें कंबाइंड फॉर्म में लेने पड़ते हैं। अगर गवर्नर की बात की जाए तो चीफ मिनिस्टर दोनों के बीच में एज अ लिंक ही काम करता है। साथ के साथ स्टेट पब्लिक कमिश्नर हो गए, चेयरमैन हो गए, मेंबर्स हो गए, एडवोकेट जनरल हो गए, इन सबके अपॉइंटमेंट में जो चीफ मिनिस्टर रहता है वो गवर्नर को एडवाइस देता है कि आने वाले समय में हमें किन लोगों को अपॉइंटमेंट्स देने हैं। अदर फंक्शंस की बात की जाए तो नीति आयोग हो गया, या स्टेट्स की जो काउंसिल रहती है, स्टेट प्लानिंग बोर्ड हो गया, इन सब का चेयरपर्सन जो रहता है वो चीफ मिनिस्टर बनता है। इंटर स्टेट काउंसिल का भी जो हेड रहता है वो चीफ मिनिस्टर बनता है। बेसिकली एक स्टेट को गवर्नमेंट के साइड से रिप्रेजेंट करने में पहला हक चीफ मिनिस्टर का ही रहता है। देन नेक्स्ट न्यूज, Tamil Nadu government announces withdrawal of strike by Samsung workers। बेसिकली तमिलनाडु में सैमसंग के जो वर्कर्स हैं उनकी स्ट्राइक चल रही थी, सो गवर्नमेंट ने उसको विड्रावल के लिए अनाउंसमेंट किया है। हम अगर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्ट्राइक क्या होता है, जब एक कलेक्टिव ग्रुप ऑफ पीपल्स क्या करते हैं, अपनी कोई डिमांड, वो कोई भी डिमांड हो सकती है, चाहे वो इकोनॉमिकल डिमांड हो, चाहे वो लेबर की वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड डिमांड हो, इसके रिगार्डिंग वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, स्ट्राइक पर जा सकते हैं। जब ये कलेक्टिव रूप से होता है तो इसे बोला जाता है स्ट्राइक। हालांकि ये एक राइट तो है, बट इसे एज अ लास्ट रिसोर्ट रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप स्ट्राइक पर जाते हो तो कहीं ना कहीं कंपनी के जो लॉस है, कंपनी का लॉस हमें बढ़ता हुआ नजर आता है। कंपनी में जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा, जब किसी चीजों का सेल ही नहीं होगा तो कंपनी लॉस पे जाएगी। सो ये इकोनॉमिकली चीजें गलत है। स्ट्राइक का जो इफेक्ट है इकोनॉमी पे वो बहुत गलत इफेक्ट पड़ता है। साथ के साथ और बात की जाए तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 19 इंडिया के सिटीजन्स को प्रोवाइड करता है राइट टू प्रोटेस्ट। मतलब कि आप किसी चीज का प्रोटेस्ट कर सकते हो, बट इंडिया में राइट टू स्ट्राइक फंडामेंटल राइट नहीं है। ये पीवाईक्यू भी रहा है और आने वाले समय में किसी भी स्टेट पीसीएस में या किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है।
सो पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड कि राइट टू स्ट्राइक फंडामेंटल राइट नहीं है, बल्कि राइट टू प्रोटेस्ट एक फंडामेंटल राइट है, जो कि आर्टिकल 19 में मेंशन किया गया है। राइट टू स्ट्राइक को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में मेंशन किया गया था। उसके बाद हमने 2019-20 में वेज लेबर कोड्स को 4 कोड्स में डिवाइड किया, उसमें से इंडस्ट्रियल कोड के अंतर्गत भी राइट टू स्ट्राइक को मेंशन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात की जाए तो टीके रंगराजन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु में सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि जो राइट टू स्ट्राइक है वो आपका कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो फूड एक्सेस इज अबाउट इक्विटेबल एग्री फूड सिस्टम। बेसिकली अक्टूबर 16 को वर्ल्ड फूड डे मनाया गया। इस वर्ल्ड फूड डे की जो थीम थी वो ये थी, राइट टू फूड फॉर अ बेटर लाइफ एंड अ बेटर फ्यूचर। बेसिकली कोई भी अगर ह्यूमन बीइंग है तो उसका एक राइट है कि उसे फूड अफोर्डेबल रेट में मिल पाए। फूड की सिक्योरिटी होना एक बहुत बेसिक सी नीड है। Sorry for the inconvenience, but I am having some problem in my throat, so I have to drink too much of water. कंटिन्यू करते हैं। किसी भी ह्यूमन बीइंग का राइट है कि उसे प्रॉपर फूड की सिक्योरिटी तो रहे, एटलीस्ट उसे दिन में 2 टाइम का खाना तो डेफिनेटली मिले ही मिले। हालांकि हमें 3 टाइम मील्स इनटेक करना चाहिए, बट 2 टाइम्स का इसमें बोला गया कि 2 टाइम का खाना मिले ही मिले। इंडिया ने इस सिनेरियो में एक अच्छा परफॉर्म किया है, जहां आजादी के टाइम पर इंडिया एक फूड डेफिशिएंट कंट्री था। अपने एफर्ट्स के साथ ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, अलग अलग स्कीम्स हो गई, इन सब के तहत इंडिया ने अपना प्रोडक्शन बहुत बढ़ाया है और एक फूड डेफिसिट से फूड सरप्लस तक की जर्नी को इंश्योर किया है। साथ के साथ कुछ स्कीम्स जैसे कि पीएम पोषण, लोगों को फूड प्रोवाइड करना, फूड को एमएसपी पे फार्मर से परचेस करना, प्रोक्योर करना, उनको अफोर्डेबल प्राइस पर प्रोवाइड करना, पोषण अभियान चलाना, साथ के साथ उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंश्योर करने के लिए फोर्टिफाइड राइस प्रोवाइड करना, ये सारे जो गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। बट स्टिल कुछ चैलेंजेस हमारी इकोनॉमी में आज भी प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारी लैंड है, पहले क्या होता था, बड़े बड़े लैंड के टुकड़े फार्मर्स के पास रहते थे, बट जैसे जैसे फैमिलीज में सोशल डिवीजन हुआ, लैंड भी फ्रेगमेंटेड होने लगी। उस फ्रेगमेंटेड लैंड में टेक्नोलॉजीज का यूज करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो गया, साथ के साथ एक्सपेंसिव हो गया। सो इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से अभी भी काफी दूर है। जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, मतलब कि जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है, उनकी संख्या अधिक है, वो इतनी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजीज को एफर्ट नहीं कर सकते। सो सिर्फ फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना जरूरी नहीं है, बल्कि उसे प्रॉपर सस्टेनेबल वे में फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इसलिए हमें अब कंटिन्यूसली एफर्ट्स लगाने चाहिए। जो हमारी अभी की सिनेरियो है, फॉर एग्जांपल जो भी रिसोर्सेज है, फॉर एग्जांपल वाटर कंजर्वेशन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, सॉइल का हेल्थ चेक करवाना चाहिए, किस चीज की रिक्वायरमेंट है उसे उसमें प्रॉपर उस चीज को फुलफिल करना चाहिए। इस तरह के इनिशिएटिव्स को इनवाइट करना चाहिए ताकि आने वाले समय में कंटिन्यूसली फूड सिक्योरिटी इंश्योर रहे। इस पूरे एडिटोरियल में फूड से रिलेटेड चैलेंजेस और हमारी गवर्नमेंट ने कौन से अच्छे इनिशिएटिव करके फूड डेफिशिएंसी से फूड सरप्लस की तरफ की जर्नी तय की है, उसको डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट एडिटोरियल की बात की जाए, अ फूड सफिशिएंट इंडिया नीड्स टू बी हंगर फ्री टू। इस एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है बेसिकली फूड सफिशिएंट होना काफी नहीं है। हालांकि मैंने पहले भी बताया इंडिया फूड सरप्लस तक पहुंच गया है, बट जो फूड है, पहली चीज उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज आज भी ग्लोबल में 3.5% जो लोग हैं वो 2 टाइम भी मील नहीं मिलता है उन्हें। पहली चीज मतलब कि कहीं ना कहीं हंगर अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। इंडिया के रूप में भी देखा जाए, एज कंपेयर टू अफ्रीका, एशियन कंट्रीज में ज्यादा ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सेकेंड चीज देखा जाए, पहली चीज तो हुई कि फूड की अवेलेबिलिटी नहीं है, अफोर्डेबिलिटी नहीं है, बट गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए हैं। फॉर एग्जाम्पल
फेयर प्राइस शॉप बनाइए जहां पर 2 रुपए किलो 3 रुपए किलो अनाज सीरियल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं अफोर्डेबिलिटी को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट स्टेप्स उठा रही है। बट जो दूसरा मेजर चैलेंज हमारे सामने आ रहा है वो है माल न्यूट्रिशन। लोगों को फूड तो मिल रहा है, लोग फूड इनटेक भी कर रहे हैं, बट प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड लोगों को नहीं मिल रहा है। जिस बॉडी के लिए जितने फैट, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट इनकी रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट लोगों की फुलफिल नहीं हो रही है। सो यहाँ पर इंडिया में मेजरली अफोर्डेबिलिटी की प्रॉब्लम अब नहीं है, अब प्रॉब्लम है कि अवेयरनेस की, एजुकेशन की। लोगों को इस चीज के बारे में अवेयर करना चाहिए कि आपको किस टाइप का फूड इनटेक करना है और उस न्यूट्रिशियस फूड की अवेलेबिलिटी इंश्योर करवाना, साथ के साथ वो न्यूट्रिशियस फूड हमें अफोर्डेबल प्राइस में मिल सके, इस चीज को इंश्योर करना। तब जाके जो इंडिया है वो फूड सफिशिएंट के साथ साथ हंगर फ्री हो पाएगा। साथ के साथ जो हमारा एक सस्टेनेबल गोल है जीरो हंगर का, उसे हम कंप्लीट कर पाएंगे। जीरो हंगर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हमें फूड मिल गया, उसमें हमें न्यूट्रिशियस फूड को भी इंक्लूड करना पड़ता है। Next one is US says India is not cooperating with Canada investigation. Basically कल मैंने डेप्थ में डिस्कस किया था कि कनाडा में जो एक मर्डर हुआ था उसके रिगार्डिंग हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए थे। उन एलिगेशंस को हमें ऐसा लगा कि ये हमारी मानहानि के रूप में है। सो इसलिए हमने अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया। इसी रिगार्डिंग यूएस का स्टेटमेंट आया कि इंडिया कोऑपरेट नहीं कर रहा है। नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। इंडिया यूएस कंक्लूड $3.5 बिलियन डील फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ 31 MQ-9B आर्म्ड यूएवी। बेसिकली इंडिया और यूएसए के बीच में जो डिफेंस टाइज है, जो ट्रेड का टाइज है, डिफेंस टेक्नोलॉजी लेने की बात है, वो हमें स्ट्रांग होती हुई नजर आ रही है। नेक्स्ट वन इज कुकी जो हमार मीति नागा एमएलएस मेट रिजॉल्व टू कॉल फॉर पीस एमएचए। बेसिकली कल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इन ट्राइबल ग्रुप्स के एमएलएस को बुलाया था, उनकी मीटअप हुई है। आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इंसर्जेंसी थी, जो वायलेंट लाइक सिचुएशंस थी, वो अब पीस में बदलती हुई नजर आएंगी। Next one is Center set up 3 AI research hubs on health, agriculture and cities. सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश किया है 3 चीजों के लिए, हेल्थ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और सिटीज के लिए। बेसिकली इन तीनों चीजों में इनोवेशन और सारी चीजें बढ़ाने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टैब्लिश किए जा रहे हैं ताकि आने वाले समय में हमें एक तरह की ग्रोथ देखने को मिल सके। Then UAE to review India's concern over silver import search center. Basically 2022 में हमने UAE के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप साइन किया था। इस एग्रीमेंट के अंतर्गत हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की थी कि हम वहां से सिल्वर, गोल्ड हो गया, इन सारी चीजों का ड्यूटी फ्री ट्रेड करेंगे। वहां से जितना भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर कोई भी ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। बट एक चीज का हमने ध्यान रखा कि रूल ऑफ द ओरिजिन, मतलब कि वो चीजें यूएई से ही ओरिजिनेट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो चीज कहीं चाइना में प्रोड्यूस हो रही है और सर्कुलेट होकर के यूएई का पाथ अपना के वो हमारी कंट्री में एंटर कर रही है। ये रूल ऑफ ओरिजिन के खिलाफ है। सो अभी रिसेंट टाइम में सिल्वर का जो इंपोर्ट है वो हमें बहुत तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सो उसी रिगार्डिंग सेंटर ने स्टेटमेंट जारी किया है कि वे इस मैटर को अच्छे से चेक करे कि क्या रूल ऑफ द ओरिजिन के रूल्स को तोड़ा जा रहा है या प्रॉपर रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम सिल्वर का इंपोर्ट कर रहे हैं। प्रीलिम्स रिवीजन की तरफ बात करते हैं। फर्स्ट वन इज Indian suppliers are the third largest provider of organizations health and nutrition support to children globally. Basically यूनिसेफ ने बताया है कि जो इंडिया है वो थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है यूनिसेफ में चिल्ड्रन को न्यूट्रिशियस सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, कंट्रीब्यूट करने के लिए। यूनिसेफ बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1946 में बनाया गया था। बेसिकली ये चिल्ड्रन राइट्स और चिल्ड्रन से रिलेटेड हर प्रॉब्लम को डील करने के लिए सबसे फोर फ्रंट पर रहती है। इसमें अगर कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो कंट्रीज आपस में वॉलंटरली कंट्रीब्यूट करती हैं। इसमें 190 कंट्रीज मिलकर अलग अलग एक्शंस उठाती हैं ताकि ग्लोबल लेवल पर जो भी चिल्ड्रंस हैं उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंश्योर की जाए। नेक्स्ट वन इज महा ईवी। बेसिकली
अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने महा ईवी एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। बेसिकली ये इनिशिएटिव जो है वो इंडिया को ईवी सेक्टर में फोर फ्रंट में लाने की बात की जा रही है कि इंडिया में हम अलग अलग इनोवेशन करें, डेवलपमेंट करें, ताकि हमारा जो इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी है उसे कम किया जाए और इंडिया एक ईवी सेक्टर में एक बड़े रूप में सामने उभर कर आए। इस रिगार्डिंग हम नई नई टेक्नोलॉजीज का इनोवेशन और डोमेस्टिकली इनोवेशन को और भी ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। इससे क्या होगा, हमारी डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज बढ़ेंगी, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा, जो इंडिया के गुड्स हैं, जो इंडिया की ईवीज है, वो ग्लोबल मार्केट में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेंगी और ग्लोबल लेवल पर उनकी डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी। इलेक्ट्रिसिटी ईवी को प्रमोट करने का मतलब क्या है कि हम क्लाइमेट को भी ध्यान में रख करके चीजें बढ़ा रहे हैं, मतलब कि सस्टेनेबल फ्यूचर, साथ के साथ ग्रीनर फ्यूचर की तरफ हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ऐसी रिपोर्ट आई है एक एनवी स्टेट्स इंडिया 2024। उनका मानना ये है कि नागार्जुन सागर और श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा लेपर्ड्स की पॉपुलेशन देखने को मिली है। बेसिकली ये जो टाइगर रिजर्व है ये आंध्र प्रदेश में स्टैब्लिश्ड है। ये दो डैम्स के बीच में है, नागार्जुन सागर और श्रीशैलम, दोनों डैम्स के बीच में ये वाइल्ड लाइफ ये टाइगर रिजर्व स्टैब्लिश्ड है। ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। साथ के साथ ये 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को कंबाइन करके बनाया गया है, राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गुंडला ब्रह्मेश्वरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आज का जो भी न्यूज का डिस्कशन था उससे रिलेटेड 2 पीवाईक्यूज मैंने दिए हैं, दिनेश गोस्वामी कमेटी से रिलेटेड और ग्लोबल हंगर इंडेक्स से रिलेटेड। आप इन दोनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, आने वाली क्लास में मैं इन दोनों का डिस्कशन करूंगी। थैंक यू सो मच, होप यू ऑल लाइक द सेशन। इस तरह के और इंटरेस्टिंग सेशन से जुड़ने के लिए ज्वाइन करिए एग्जैक्ट आईएएस। हमारे इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, मेरे थ्रोट में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी इसलिए आज थोड़ा सा इशू हो रहा था, बट बाकी सेशन तो काफी मजेदार था। थैंक यू।